नमस्कार दोस्तों, आज की यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको विंटर से पहले कुछ ऐसे ज़रूरी कार्यों के बारे में बताऊंगा जिसे आपको याद से करना ही करना है। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद विंटर गार्डनिंग करने से पहले आप ये सारे कार्य याद से ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ सबसे पहला है परमानेंट पौधों की गुड़ाई करके उसमें खाद ऐड करना। यह प्रोसेस दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालांकि यह प्रोसेस आपको विंटर के बीच में नहीं करना है, यानी विंटर स्टार्ट हो जाने के बाद आपको परमानेंट पौधों की गुड़ाई व खाद डालना वगैरह कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अगर विंटर स्टार्ट नहीं हुआ है, टेम्परेचर अभी भी नॉर्मल है, तो आपको यह प्रोसेस ज़रूर करना है और विंटर से पहले ही करना है। इसके बाद पूरे विंटर भर आपको ना तो परमानेंट पौधों की गुड़ाई ही करनी है और ना ही कोई खाद डालना है, क्योंकि विंटर में परमानेंट पौधे डोरमेंट यानी सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। यह सीज़न इनके लिए रेस्ट करने का होता है, इसलिए इन्हें ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। विंटर के स्टार्ट में जितनी खाद आप ऐड करेंगे वही पूरे विंटर भर के लिए इनके लिए पर्याप्त रहेगा, और इस खाद की वजह से सॉइल की टॉप लेयर में गर्माहट भी बनी रहेगी। इससे पौधों को विंटर में सर्वाइव करने में आसानी होगी। इसके बाद दूसरा है विंटर पौधों की खरीदारी करना, क्योंकि देखिए यही सही समय होता है नर्सरी से छोटे छोटे सीडलिंग पौधे लाकर उन्हें अपने हिसाब से ग्रो करने की। क्योंकि नर्सरी वाले बाद में करते क्या हैं, उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल डालकर छोटे छोटे पौधों में खूब सारे फूल खिला देते हैं, और बार बार ऐसा करने पर पौधों को इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की लत लग जाती है। फिर उन्हें बाद में पूरी तरह से ऑर्गेनिकली ग्रो करना उतना आसान नहीं रहता है, या पौधे उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते। और यही कारण है कि काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट्स ऐसे आते हैं कि जब हमने पौधा नर्सरी से लाया था तो वो काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन घर लाकर लगाने के बाद वो ना तो अच्छी फ्लावरिंग ही कर रहा है और ना ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप विंटर पौधों से अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप अभी ही सारे विंटर फ्लावर्स की ख़रीदारी कर लीजिए, क्योंकि बाद में ग्रो करने पर आपको भी इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। और नर्सरी वाले भी क्या कर सकते हैं, कोई भी बिना फूल खिले हुए या कम फूल खिले हुए पौधों को नहीं लेना चाहता या नहीं लेते हैं, इसलिए उनकी भी मजबूरी होती है सेल करने के चक्कर में उन्हें किसी भी तरह से पौधों में फूल खिलाना ही होता है। इसके अलावा एक और ऐसा रीज़न है जिस वजह से आपको नर्सरी से ही पौधे लाकर ग्रो करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पौधे को 2-4 की संख्या में ग्रो करना चाहते हैं तो सिर्फ 2-4 के लिए तो आप उन्हें खुद सीड से ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ खुद सीडलिंग न करके नर्सरी से रेडीमेड पौधे ही लाना ज़्यादा उचित रहता है। इसके बाद तीसरा है विंटर फूलों की सीडलिंग करना। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में विंटर फूल ग्रो करना चाहते हैं तो आप उन्हें खुद सीडलिंग करके तैयार कीजिए। नर्सरी से पौधे लाकर ग्रो करने की तुलना में खुद से सीडलिंग करना कहीं ज़्यादा सस्ता पड़ता है, और इस तरह से ग्रो करने पर सीड्स टू फ्लावरिंग तक ले जाने में एक अलग ही खुशी मिलती है। इसे आप भी ज़रूर जानते ही होंगे। अगर सीड्स बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो आप उन्हें सिर्फ कोकोपीट में ग्रो कीजिए, और अगर सीड्स बड़े हैं तो उसे आप कोकोपीट, खाद, मिट्टी इन तीनों को मिक्स करके भी ग्रो कर सकते हैं, या खाद अच्छी तरह से सड़ी हुई होने पर सिर्फ खाद में भी आप सीडलिंग कर सकते हैं। सीड्स को ध्यान में रखकर ही आप अपनी सूझबूझ से सीडलिंग कीजिए। सीडलिंग करने की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसके बाद चौथा है पॉटिंग मिक्स की तैयारी करना, जिसमें सॉइल, सैंड, मैन्योर, कोकोपीट ये सभी चीज़ें आती हैं। इन सभी में सैंड को छोड़कर सभी को, यानी तीनों को, सॉइल, कोकोपीट और मैन्योर, तीनों को धूप में अच्छे से सुखा लेना है। वर्मी कंपोस्ट अगर ज़्यादा गीला हो तो उसे भी कुछ हद तक सुखा लें, बट पूरी तरह से नहीं सुखाना है। इससे उसमें केंचुए और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो मर जाएंगे, इसलिए वर्मी कंपोस्ट को पूरा नहीं सुखाना चाहिए। बाकी सभी खादों को आप सुखाकर ही यूज़ करें। इसी तरह से मिट्टी भी आप सुखाकर ही यूज़ करें, खासकर गमले की पुरानी मिट्टी जिसमें न्यूट्रिशंस ख़त्म हो चुका होता है और उसमें उतनी एनर्जी नहीं बची होती है जितनी नई मिट्टी में होती है। इसलिए गमले की पुरानी मिट्टी को भी धूप में अच्छी तरह से सुखाकर ही आप यूज़ करें, उसे अच्छी तरह से चार्ज कर लें। इसके बाद नंबर आता है कोकोपीट का। कोकोपीट के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे सीडलिंग करने में, गुटी कलम बांधने में, और ऐसे पौधे जिन्हें मॉइस्चर पसंद होता है उन पौधों की पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट ऐड कर देने से वे पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। और साथ ही साथ कोकोपीट मिट्टी को भुरभुरा सॉफ्ट बनाने के साथ साथ उसे वेल ड्रेन्ड भी बना देता है।
लेकिन कोकोपीट से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए इसे यूज करने का सही तरीका भी पता होना चाहिए। इसके लिए आपको इसे 2 से 3 बार तक अच्छे से धोकर निचोड़ लेना है, जिससे इसका खारापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद आप इसे धूप में फैलाकर सुखा लें। फिर फाइनल प्रोसेस में आप पानी का छिड़काव करके इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था मिट्टी, खाद और कोकोपीट को यूज करने का सही तरीका। इसके बाद 5वां है खादों की खरीदारी करना, जिसमें आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दोनों रहेगा। आपके पास जो भी खाद की कमी है उसे आप अभी विंटर के स्टार्ट में ही खरीद कर रख लें। इसके लिए आप ऑनलाइन ख़रीदारी से बचें। सबसे पहले आप अपने लोकल सीड शॉप या फर्टिलाइज़र शॉप पर पता कीजिए, या अपने नज़दीकी नर्सरी में भी जाकर आप जानकारी ले सकते हैं कि वे सारे फर्टिलाइज़र्स कहाँ से खरीद कर लाते हैं। सबसे पहली प्राथमिकता आपके अपने लोकल शॉप से ही खरीदने की होनी चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ें लोकल मार्केट में मिलती हैं सेम वही चीज़ ऑनलाइन ख़रीदने पर उसके दाम 4 से 5 गुना तक भी हो सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें लोकल मिल जाती है उसे ऑनलाइन परचेज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसके बाद छठा है कटिंग लगाना। हालांकि कटिंग लगाने का कार्य आप विंटर भर कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विंटर में कौन कौन से पौधों की कटिंग आपको लगानी है पहले ये जान लेना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि विंटर में सभी पौधों की कटिंग नहीं लगेगी। ऐसे पौधे जो विंटर में डोरमेंट हो जाते हैं उनकी कटिंग विंटर में नहीं चलेगी, बल्कि ऐसे पौधे जो विंटर में अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करते हैं उन्हीं पौधों की कटिंग आपको लगानी है, जैसे गुलाब, डैंथस, क्राइसेंथेमम। इस तरह के और भी काफ़ी सारे पौधे हैं जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर ये सारे पौधे आपके पास पहले से मौजूद हैं तो आप इन सभी पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। इसके बाद 7वां है मल्चिंग करना। सभी परमानेंट पौधों की मिट्टी की टॉप लेयर में आपको सूखी पत्तियों या नारियल के छिलके या सूखे गोबर के कंडे, जिसे उपला भी कहा जाता है, या गोबर की खाद को छानने के बाद बड़े दानों के जो अवशेष बच जाते हैं उसे भी आप यूज में ले सकते हैं। इन सब की मल्चिंग आप कर सकते हैं, इससे पौधे ठंड से बचे रहेंगे। इन सब में से जो भी आपके पास हो उसे आप यूज में ले सकते हैं। इसके बाद 8वां है गुलाब की प्रूनिंग करना। अगर आपने गुलाब का पौधा लगा रखा है तो आप अभी विंटर के स्टार्ट में गुलाब की प्रूनिंग ज़रूर करें। देसी गुलाब की आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच की प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन इंग्लिश गुलाब की आप लाइट प्रूनिंग कीजिए, मतलब जिस ब्रांच को कट करने की ज़्यादा आवश्यकता हो उसे ही आप काटें। जैसे अगर किसी ब्रांच में डाईबैक लगा हो तो उसे आप डाईबैक पार्ट के 2 इंच नीचे से कट करके हटा दीजिए, जिससे डाईबैक आगे ना बढ़ने पाए। इसी तरह ऐसे ब्रांच जो पौधे का लुक और बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, लंबी हाइट में ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, उन्हें भी आप कट करके छोटा कर सकते हैं और पौधे को सही शेप में रख सकते हैं। कट करने के बाद आप कट पार्ट में फंगिसाइड पाउडर का पेस्ट लगाना ना भूलें। देसी गुलाब में तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश गुलाब में आप याद से कोई भी अच्छी कंपनी का फंगिसाइड पेस्ट ज़रूर लगा लें। इसके बाद 9वां है पुराने गमलों की रंगाई करना। देखिए आजकल तो ज़्यादातर लोग रंगे रंगाए गमले ही खरीद कर लाते हैं, लेकिन जो गमले पुराने हो चुके होते हैं उनमें कलर भी निकल चुका होता है या फीका हो जाता है। उनकी रंगाई करके उन गमलों को एक नया लुक आप दे सकते हैं, और रंगे हुए गमलों में पौधे फ्लावरिंग करते हुए भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इसके बाद 10वां है ग्रीन नेट लगाना। देखिए ग्रीन नेट की हमें वर्ष में 2 बार ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती है। पहला गर्मियों के मौसम में जब पौधे तेज़ धूप में झुलसने लगते हैं तो उन्हें भीषण धूप से बचाने के लिए ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ग्रीन नेट की ज़रूरत विंटर में भी पड़ती है। ऐसे पौधे जो ज़्यादा ठंड और पाला को सहन नहीं कर सकते हैं उन्हें ग्रीन नेट के नीचे ग्रो करने पर वो ठंड से बचे रहते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर विंटर वाले पौधे भी ग्रीन नेट के नीचे ही काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग और ग्रोथ करते हैं, क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे धूप छनकर आता रहता है और विंटर पौधों को कोई बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। इसलिए ठंड के दिनों में भी ग्रीन नेट की ज़रूरत हमें पड़ती है। दोस्तों छत के ऊपर आप ग्रीन नेट किस तरह से लगा सकते हैं, अगर आप इस टॉपिक पर एक पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए। इस वीडियो में हमने मुख्य 10 टॉपिक को कवर किया। पहला परमानेंट पौधों की गुड़ाई व उसमें खाद ऐड करना। दूसरा विंटर प्लांट्स की खरीदारी करना। तीसरा विंटर फूलों की सीडलिंग करना। चौथा पॉटिंग मिक्स की तैयारी करना। पांचवा खादों की खरीदारी करना। छठा कटिंग लगाना। सातवां मल्चिंग करना। आठवां गुलाब की प्रूनिंग करना। नौवां पुराने गमलों की रंगाई करना और 10वां ग्रीन नेट लगाना।
उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको यूज़फुल और ज़रूरत का लगा हो तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।